आज हम उन दो विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने समाज सुधार के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए और दलित उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। इन महापुरुषों ने केवल एक जातीय धर्म विशेष के लिए नहीं किया, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए ऐसा कार्य किया है जिसका प्रभाव जो है सदियों तक बना रहेगा। तो आज का जो विषय है वो है फूले दंपत्ति के ऊपर, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, सामाजिक उद्धार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए और कुरीतियों से छुटकारा के लिए प्रयास किया, बल्कि उनके रास्ते में आने वाले विभिन्न कांटों को भी उन्होंने पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज आज पढ़ाने वाले हैं हम लोग ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के बारे में। मैं दोनों का वीडियो एक साथ इसलिए कर रहा हूँ कि इनका दोनों का जीवन जो है एक साथ समाज उद्धार के लिए ही समर्पित है। आगे हम बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये बहुत ही गरीब परिवार से थे, दलित परिवार से थे और इनके पिताजी का नाम गोविंद राव और इनकी माताजी का नाम चिमनाबाई थी। पिताजी का नाम गोविंद राव, माताजी का नाम चिमनाबाई। बचपन में इनको ज्योति राव के नाम से जानते थे, लेकिन समय चलते जैसे इनकी उम्र 1 वर्ष की थी, इनकी माताजी का देहांत हो गया और इनके परिवार पर भारी विपत पड़ गई। एक दाई जिसका नाम है सगुणा बाई, सगुणा बाई ने इनका लालन पालन पोषण किया और उन्हें एक माँ की तरह जो है अपना प्रेम न्यौछावर किया और उन्हें पाला और पोसा। बचपन में इन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल का प्रस्थान किया। तो उस समय 19वीं सदी में जाति व्यवस्था यानी कि जातीय भेदभाव जो है चरम सीमा पर थी। पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था और यदि मौका मिल भी जाता था तो उन्हें सामाजिक तिरस्कार का हर समय सामना करना पड़ता था और जिसके वजह से बहुत से बच्चे जो है भेदभाव के कारण, सामाजिक तिरस्कार के कारण जो है वो अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसा इनके भी साथ हुआ। इन्होंने शुरुआत में तीसरी तक ही पढ़ाई की और ज्योतिराव से फूले कैसे पढ़ा। तो ज्योतिराव से फूले पढ़ने के तात्पर्य जैसे फूले यानी फूल, तो इन लोग क्या करते थे, फूल का छोटा मोटा जो है वो व्यापार करते थे, यानी फूलों से बनने वाले जो गजरा है, माला है, इनको बेचते थे, जिसके वजह से लोग इनको फिर फूले फूले कहने लगे। यानी कि तात्पर्य इसको अब ज्योतिराव से इनका नाम क्या पड़ गया, ज्योतिबा फूले पड़ा। तो फूले का छोटा सा व्यापार करने के कारण इनका नाम जो है फूले पड़ा। अब सावित्री बाई फूले को मैं इस वीडियो में लेके चल रहा हूँ क्योंकि दोनों का जीवन एक दूसरे को समर्पित है और समाज सुधार को समर्पित है। सावित्री बाई फूले, जिनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को सतारा पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनका भी जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम जो है खंडोजी नेवसे थे। जिस समय इनका जन्म हुआ 19वीं सदी चल रहा था, सामाजिक कुरीतियां चरम सीमा पर थी। जो धारणा थी वो बहुत ही कुंठित धारणा थी, यानी कह सकते हैं कि उस समय लड़कियों को पढ़ाना मतलब उनको अभिशाप माना जाता था और ऐसा व्यवस्था भी नहीं था। कुछ व्यक्ति विशेष के बच्चे पढ़ लेते थे, लेकिन लड़कियों को पढ़ना उस समय जो है अभिशाप माना जाता था। इसीलिए इसके भी पिताजी ने जो है इनको यानी कि सावित्री बाई को पढ़ाया नहीं। एक उस समय बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी और 1840 में जब इनकी आयु 9 वर्ष की थी, सावित्री बाई फुले की आयु 9 वर्ष की थी, तब उनका विवाह जो है ज्योतिबा फुले के साथ में हुआ। उस समय ज्योतिबा फुले जो है वो 13 वर्ष के थे और सावित्री बाई फुले जो है 9 वर्ष की थी, यानी कि दोनों बचपन में ही थे और उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। तो इसका विवाह हुआ और विवाह हुआ यानी कि बचपना को पालने पोसने का काम इनकी फिर सगुणा बाई ने ही किया, यानी सगुणा बाई ने ही इनको पाला पोसा, शिक्षा दीक्षित किया। तो ज्योतिबा फुले ने ये किया कि हमें जो है अभी शिक्षा का स्तर को आगे बढ़ाना है, यानी कि अगर हम दलित उत्थान करना चाहते हैं, महिलाओं को उत्थान करना चाहते हैं या फिर सामाजिक सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। और जैसा
इनके मन में था, वैसे ही उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सुधार अपने घर से, यानी कि आज की दुनिया में बोलते तो सब है, ज्ञान सभी देते हैं, लेकिन सुधार वो दूसरे के घर से करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बोला कि सबसे पहले सुधार मैं अपने घर से करूंगा, और अपनी पत्नी यानी सावित्री बाई फुले को उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया और खुद भी पढ़ना चालू कर दिया। तो 21 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले जो है 7वीं कक्षा पढ़े, लेकिन उन्होंने इंग्लिश मीडियम तक पढ़ाई की। अब सावित्री बाई को पढ़ाना था, समस्या यह था कि वहां पर पढ़ाने के लिए लोग जो है सहयोग नहीं करते थे। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि वंचित वर्ग को, दलित वर्ग को, और जिन्हें समाज ने छोड़ दिया है, यानी कि समाज ने अधिकार नहीं दिए, ऐसे वर्गों को पढ़ाने के लिए मैं मिशनरी वर्ग का हमेशा सम्मान करता हूं कि ये शिक्षा का जो क्षेत्र है उन्होंने उस जगह पर प्रदान किया जहां पर वंचित वर्ग, दलित वर्ग या फिर समाज से भटके हुए वर्ग जो है रहते थे। तो मिशनरी ने सावित्री बाई फुले को शिक्षा प्रदान किया और उसी से वो शिक्षित हुई, और उनके मन में सबसे पहले धारणा आया, दोनों ने मिलकर डिस्कस किया, पति पत्नी ने, कि हम समाज सुधार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि यदि यदि दलित उत्थान के लिए कहें, या फिर सामाजिक सुधार के लिए कहें, या फिर स्त्री शिक्षा के लिए कहें, अगर इनमें लोगों को, समाज को, वंचित समाज को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो अपने समान अधिकार को, अपने अधिकारों को और अपने हक को ले सके। तो शिक्षा पर इन्होंने फोकस किया, और 1 जनवरी 1948, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1948 को इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। ध्यान से रखिएगा, बालिका विद्यालय। उस समय तक यहाँ पर जो है बालिका विद्यालय बालिकाओं के लिए विद्यालय नहीं था। मैं फिर से बताता हूँ कि यह बालिका विद्यालय उन सभी पिछड़ी और दलित जनजाति लोग था जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, यानी कि सभी के लिए ये था। तो शुरुआत में जब उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की, एक बहुत बड़ा कार्य था उस लेवल तक सोचने के लिए कि हमको बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना है। धीरे धीरे करके वहां पर जो कुछ बालिकाएं, लगभग 9 बालिकाएं स्टार्टिंग में आने लगी, और उससे उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया, यानी कि पहली महिला शिक्षिका बनी किसी भी बालिका स्कूल की। तो पहली बालिका स्कूल की पहली महिला शिक्षिका होने का जो गौरव है वो सावित्री बाई फुले को प्राप्त हुआ। अब देखिए, क्योंकि उस समय समाज है बालिका शिक्षा के बिल्कुल विरोध में था। कुछ कुंठित विचारधारा के लोग बालिकाओं को, स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने उनके विरोध को दरकिनार करके बालिका विद्यालय प्रारंभ किया, और फिर अपने घर से वो पढ़ाने के लिए जाने लगी। तो इतना तो आसान नहीं था ये चीज। जब वो पढ़ाने के लिए घर से जैसे ही निकलती थी, तो रास्ते भर में उनको कुंठित विचारधारा के लोगों का, विशेष वर्ग के लोगों का जो है गालियां सुनना पड़ता था, गालियां सुनने को मिलता था। कुछ ऐसे थे जो उन्हें पत्थर से भी मार देते थे, कुछ ऐसे थे जो उनके ऊपर में गंदगी, गोबर वगैरह वगैरह फेंक के चले जाते थे, कुछ ऐसे थे जो उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते थे। यानी कि उनका घर से लेकर विद्यालय तक का जो सफर था वो इतनी कठिनाई भरा रहता था जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते थे। तो रोज वो सहती और रोज जाती थी, लेकिन एक दिन उनका धैर्य जवाब दिया, और उन्होंने अपने पति से इसके बारे में बताया, ज्योतिबा फुले से उन्होंने उपाय बताया कि आप ऐसा करो, आप सामान्य साड़ी को ही पहन कर जाओ, एक साड़ी अपने अपने पास थैले में और रख लो, जो भी गंदगी होता है होने दो, उनको करने दीजिए, उनको हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में एक कुंठित मानसिकता बैठ गया है, वो सुधरेगा नहीं। तो ऐसे करके वो फिर क्या करने लगी, वो बिल्कुल बातों को दरकिनार करते हुए अपना लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते जो है वो स्कूल जाती थी। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हर मेहनत किया, जिसके लिए जरूरी था, जो बहुत जरूरी था। तो ऐसा हुआ कि जब ये सावित्री बाई फुले जब स्कूल की तरफ जाने लगी, तो एक दिन जो कुंठित विचारधारा के लोग ने उनसे छेड़छानी करना चालू कर दिया। एक दिन सह गई, दूसरा दिन सह गई, लेकिन जब बार बार ये चीज होने लगा, तो फिर उन्होंने खड़ी हुई अपनी हिम्मत
को एकाग्र किया और उन्होंने बड़ी साहस के साथ फिर उस कुंठित विचारधारा के व्यक्ति को 2-3 थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद उनके साहस को देखकर वो लोग घबरा गए और उसके बाद उस दिन के बाद में उससे छेड़छाड़ी करना बंद कर दिए। तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले ने जिस संघर्ष के साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में अगर हम ढूंढे तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इसी वजह से इन्हें बालिका शिक्षा के लिए प्रथम अध्यापिका यानी प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है और वो अपने जो लक्ष्य है उस पर सफल भी हुई, क्योंकि वो इधर-उधर से घबराई नहीं। विभिन्न अड़चने आई, विभिन्न परेशानियां आई, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित किया और बालिका शिक्षा के लिए वो हर संभव प्रयास किया और वो प्रयास जो है वो सफल भी हुआ। पहला विद्यालय तो खुला, लेकिन उसके बाद फिर में उनमें बच्चों की संख्या धीरे-धीरे करके बढ़ती गई और बच्चों की संख्या इतनी हो गई कि उन्हें और विद्यालय खोलना पड़ा। 1851 में दूसरा विद्यालय रास्तापेठ में और 1852 में तीसरा विद्यालय बतालपेठ में किया। अब देखिए, न केवल उन्होंने पिछड़ी और दलित महिलाओं के उत्थान के लिए यह विद्यालय खोला, बल्कि मुस्लिम महिला और मुस्लिम बच्चों के लिए भी उन्होंने एक शिक्षा केंद्र खोला। वो शिक्षा केंद्र खोला गया उस्मान शेख के घर पर। उस्मान शेख के घर पर मुस्लिम महिला के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए भी शिक्षा केंद्र खोला गया, क्योंकि उनकी नजर में तो सभी बराबर थे, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी महापुरुष की जीवनी को सुनना नहीं है, आपको पढ़िए। उसमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि वास्तविकता में उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो है कार्य किया है। तो न केवल हिंदू, न केवल मुस्लिम, न केवल आपका दलित, बल्कि सभी महिला, सभी स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो जो है अविस्मरणीय है। और 1, 2, 3 नहीं, बल्कि धीरे-धीरे करके जो फुले दंपत्ति ने कुल 18 बालिका विद्यालय खोल दिए और जिसके वजह से उनका जो सेवा भाव है, उनका जो मेहनत है, उसका पूरा देश में गूंजने लगा। और यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने फुले दंपत्ति को उनकी सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए उनको सम्मानित किया था। फुले दंपत्ति जिस समय बालिका उद्धार के लिए जो है आगे बढ़ रहे थे, उस समय समाज में 19वीं सदी में बहुत सी कुरीतियां विद्यमान थी, चाहे आप छुआछूत को कहो, चाहे भेदभाव को कहो, चाहे जातिगत उच्च नीच को कहो, या फिर बाल विवाह को कहो, या फिर विधवा विवाह पर रोक को कहो, या फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा न देना इस पर कहो, या फिर कुंठित विचारधारा पर कहो। 19वीं सदी जो है ये सब जो है चरम सीमा पर थी, लेकिन इन दोनों दंपत्तियों ने धीरे-धीरे करके इसे इससे लड़ने का प्रयास किया और वो सफल भी। किस तरह से जो है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज उद्धार के लिए कार्य किया। सबसे पहला काम उन्होंने बालिका शिक्षा पर किया। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले को विट्ठल राव कृष्णजी वंडेकर, नाम से थोड़ा रखिएगा, विट्ठल राव कृष्णजी वंडेकर के द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से जो है ज्योतिबा फुले जो है महात्मा ज्योतिबा फुले कहलाए। ज्योतिबा जो फुले हैं वो महिला, पिछड़ा, अछूतों के उत्थान, सामाजिक सुधार, विचारक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, क्रांतिकारी, उच्च कोटि के लेखक थे। उनके द्वारा कई रचित रचना है, जैसे गुलामगिरी उन्होंने 1873 में ही लिखा, छत्रपति शिवाजी लिखा और तृतीय रत्न लिखा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है सृष्टिकर्ता की खोज, अपने लालन पालन करने वाली माँ सगुणाबाई को जो है उन्होंने समर्पित किया। दोनों दंपत्तियों में से एक, जिनका नाम ज्योतिबा फुले है, उनको जो है 28 नवंबर 1890 को जो है उनका देहावसान हो गया और दोनों दंपत्ति जो मिलकर कार्य कर रहे थे उनमें से एक जो है अलग हो गए। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी, उनकी साहस देखिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के बताए मार्ग पर आगे बढ़ती रहूंगी, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मेरे संरक्षक हैं, और उनके कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसमें एक था कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसके संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार के बारे में जो प्रथा चली आ रही थी कि नहीं, कोई रिश्ते नाते या कोई घर का बेटा जो ही इसका अंतिम संस्कार करेगा, तो इन्होंने
उसको नकारते हुए उन्होंने साहस दिखाया, बहुत बड़ा साहस दिखाया और बोला कि नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके सुख-दुःख में हमेशा से रही हूँ और एक साथ चली हूँ, इसलिए अंतिम संस्कार करने का अधिकार मेरा खुद का है। और समाज की बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। इस इस वाक्य में देखिए, इसमें देखिए कितना बड़ा साहस था। उस समय, जिस समय सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक जैसे तमाम कुरीतियां जो है चरम सीमा पर थी, उस समय इन्होंने साहस दिखाया कि मुझे अधिकार है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। 1852 को महिलाओं के अधिकार, उनके सम्मान और महिलाओं को जागरूकता करने के लिए उन्होंने महिला सेवा मंडल का गठन किया, जिसमें महिला जो है अपनी बातों को रख सकते थे, अपने अधिकारियों के बारे में जान सकते थे। उसके पश्चात 28 जनवरी 1853 को उस समय क्या प्रथा थी? एक तो बचपन से ही विवाह हो जाता था, बाल विवाह का प्रथा था। और जो बच्चे 12-13 साल की उम्र में जो है विधवा हो जाते थे, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जैसे सबसे पहले तो उनके सिर को मुंडन कर दिया जाता था और मुंडन करके उन्हें सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता था। यानी कि उसे मुंडन इसलिए कर दिया जाता था कि वो कुरूप दिखे और बाकी व्यक्तियों की नज़र उस पर ना पड़े। इस अमानवीय कृत्य का, या कह सकते हैं कि नरसंहार का, उन्होंने भारी विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने इस मुंडन प्रक्रिया को रोकने के लिए नाइयों से निवेदन किया। उसके निवेदन को स्वीकार करके नाइयों ने भी जो है विधवाओं के मुंडन को नहीं करने का फैसला किया। और इस प्रकार जो है इस अमानवीय नरसंहार को रोकने में सावित्रीबाई फुले का जो है अमूल्य योगदान है। न केवल उन्होंने विधवाओं को नरसंहार से बचाया, बल्कि जो विधवा जिनके जो गर्भवती होती थी, उनके बच्चों के संरक्षण के लिए भी उन्होंने पूरा प्रयास किया। यानी कि दुनिया की नज़र में हेय दृष्टि से दिखने के कारण जो विधवाएं होती थी, वे मजबूर हो जाती थी जीवन जीने के लिए, और कई विधवाएं ऐसी होती थी कि वे आत्महत्या तक कर लेती थी। तो उनके बच्चों को जीवन देने के लिए उन्होंने जो है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया। और ये कहाँ स्थापित किया? उन्होंने उस्मान शेख के घर में स्थापित किया। इसमें क्या होता था कि जो विधवाएं अपने बच्चे को जन्म देती थी, यदि वो पालने के लायक है तो उसको अपने बच्चे को पाल सकती थी, और यदि नहीं पालने के लायक है तो वो जो है उस गृह में जो है वो छोड़ सकती थी। यानी कि उसको अब नाम और उसके पालने का पूरा जिम्मेदारी जो है वो जो है सावित्रीबाई फुले लेती थी। अब ऐसी ही है, कई बच्चों को उन्होंने अपना पाला। साथ ही साथ एक और बता देता हूँ, एक काशीबाई नाम की महिला थी जो विधवा थी। उन्हें माने से तंग आकर वो आत्महत्या करना चाहती थी। उसको उन्होंने रोका, न केवल रोका बल्कि उसके बच्चे को जो है अपना नाम दिया, और न केवल नाम दिया बल्कि उसको अच्छे से पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, जो बाद में डॉक्टर यशवंत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ ही साथ विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने आश्रय स्थल भी खोला, जहां पर उनको तमाम सुविधाएं और उनको जागरूक करने के लिए हर वो उपाय किया जो एक जागरूक महिला को करना चाहिए। तो सावित्रीबाई फुले कि वो हर वर्ग को लेकर चलना चाहती थी, जैसे कि बालिका विद्यालय। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की और स्त्रियों के लिए, मुस्लिम महिला और बालिकाओं के लिए उन्होंने शिक्षा केंद्र खोला। ये अपने आप में एक अलग सोच है, क्योंकि उस समय जो है केवल हिंदू को नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा नहीं मिलता था। कुंठित विचारधारा के कारण महिला और स्त्रियों को, महिला बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने इन सब को दरकिनार करके जो है उन्होंने एक न केवल स्कूल खोला बल्कि महिलाओं को, विधवाओं को और जो पीड़ित है उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। 1853 में शिशु हत्या निवारण सदन, 1855 में उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया वो तो सोचनीय है। यानी कि ऐसे मजदूर, ऐसे खेतीहर मजदूर, उसको ट्रेन करने के लिए, ट्रेन मतलब उनको प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने रात्रि विद्यालय खोला। अभी भी ये जो सोच है वो अलग ही है। तो उस समय 150 साल पहले, 160 साल पहले उनकी सोच देखिए कितनी प्रखर थी। उन्होंने रात्रि विद्यालय खोला जहां पर खेतीहर अप्रशिक्षित मजदूरों को क्या किया जाता था? प्रशिक्षित करने का काम किया जाता था। साथ ही साथ 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज
जिसमें दलित, पीड़ित और पिछड़े महिलाओं, व्यक्तियों को, उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया जाता था और उनको जो है उससे उभारने का प्रयास किया जाता था। उनके सुख और दुख में वो जो है सहयोग देते थे। तो यह जो सत्य शोधक समाज है वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा समाज के रूप में प्रेरित हुआ। जब ज्योतिबा फुले की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा तन मन धन जो है लगा दिया। 1897 की बात है, जब महाराष्ट्र में महामारी फैली, प्लेग फैला, तो उन्होंने न केवल अस्पताल खोला बल्कि वो खुद जाकर अपने बेटे के साथ जो है उसकी सभी जो प्लेग है, पीड़ित है या फिर जो दलित वर्ग के हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे लोगों की उन्होंने सेवा की और सेवा उन्होंने तन मन धन से किया और सेवा करते करते वो इतनी अपना शरीर को न्यौछावर कर दी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो जो है उस बीमारी से पीड़ित हो गई और इसी वजह से उनकी मृत्यु जो है प्लेग की बीमारी के कारण हुई। जो सावित्रीबाई फुले थी वो भारत की पहली महिला विद्रोही कवित्री और लेखिका थी। यानी कि वो भारतीय नारी जागरूकता की प्रतीक थी, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी, नारी उत्थान की प्रतीक थी। 1854 में उन्होंने काव्य फूले लिखी और 1891 में 52 कसी सुबोध रत्नाकर लिखा। ध्यान रखिएगा 1893 में वो सत्य शोधक समाज के अध्यक्ष के रूप में भी काम की। सबसे बड़ी बात है कि उनके मृत्यु हो जाने के बाद में भारतीय सरकार द्वारा उनके द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। पूरे जहां पर वो रहती थी, जहां पर उन्होंने पूरा जीवन सेवा को समर्पित कर दिया, दीन दुखियों के सेवा को समर्पित कर दिया, पूरे विद्यालय का नाम जो है सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। साथ ही साथ 5 जनवरी साथ ही साथ 2021 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने समाज में हो रहे अमानवीय नरसंहार, समाज में हो रही कुरीतियां, बाल विवाह, सती प्रथा, जात पात, भेदभाव और समाज के वंचित लोगों के लिए, दलित, पीड़ित, इन सब के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। जो है भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग था जिसमें दोनों दंपत्ति, फुले दंपत्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया गया। मुझे तो लगता है कि भारत के अनमोल रत्न यानी कि भारत रत्न से भी ऊपर इनका अधिकार बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा समाज हित में जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को इस वीडियो में बताया है। इतने विरोध के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोआ और अपने लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ते रहे और इसका परिणाम ये हुआ हजारों लोगों को उन्होंने जागरूक किया